हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 7 साइंस का चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड अडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे इस चैनल अब्दुल एडुकेयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, आपके एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए हमने दूसरा चैनल भी खोला है जहां हम आपके लिए चैलेंजिंग वीडियोस लाते रहते हैं। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल का नाम है अब्दुल एंड रुबीना चैलेंज। तो आज हम करेंगे पार्ट 4 इस चैप्टर में और इस चैप्टर को इस पार्ट में पूरा फिनिश कर देंगे। तो पूरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगा आज की इस वीडियो में। तो चलिए, हमारा अभी जो टॉपिक रिमेन है वो कौन सा है? अडेप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल्स। तो हमारा ये टॉपिक है वो कर लेते हैं, अडेप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल्स। तो फूड खाने के लिए, फूड को अंदर लेने के लिए क्या क्या अडेप्टेशन आया एनिमल्स में, कैसे वो अपने फूड का जो प्रोसेस है फूड खाने का वो कैसे उन्होंने अपने ईजी किया, उसे कैसे उसके लिए सूटेबल बने। वी कैन कैटेगराइज एनिमल एज हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस। हम हर एनिमल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक है हर्बीवोरस और एक है कार्निवोरस। हर्बीवोरस का मतलब जो ग्रास खाते हैं एनिमल्स, और कार्निवोरस यानी कि जो मीट खाते हैं यानी कि मांस। स्पेशल अडेप्टेशंस आर सीन इन ईच कैटेगरी टू मेक द प्रोसेस ऑफ फीडिंग इजी। तो हर एक कैटेगरी में, हर्बीवोरस कैटेगरी या कार्निवोरस कैटेगरी, दोनों कैटेगरी में से कोई भी कैटेगरी में हमें स्पेशल अडेप्टेशंस दिखेंगे, स्पेशल अडेप्टेशन चेंजेस दिखेंगे उनकी लाइफस्टाइल में, उनके रहने में, क्योंकि इन्होंने अपना जो खाने का प्रोसेस है वो इजी बनाया है। क्योंकि इन्होंने अडेप्टेशन लाकर ये जो प्रोसेस है फीडिंग का, खाने का, वो इजी हो गया इनका। We will discuss this in greater details in the chapter on nutrition। तो इसके बारे में, इनके अडेप्टेशन, इनके फूड के प्रोसेस के अंदर क्या क्या अडेप्टेशंस आए हैं, कैसे वो फूड का प्रोसेस, फीडिंग का प्रोसेस इजी बना लिए हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे न्यूट्रिशन चैप्टर में। वॉच द प्रोग्राम्स ऑन चैनल्स लाइक नेशनल ज्योग्राफी, वाइल्ड, डिस्कवरी एक्सेट्रा टू लर्न अबाउट द फीडिंग हैबिटेट्स ऑफ एनिमल लाइक फ्रॉग्स, स्नेक्स, बर्ड्स, मॉस्किटोज, बटरफ्लाई एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, आपको कौन से टीवी चैनल्स देखने चाहिए? जैसे कि आपको एक चैनल आता है नेचुरल ज्योग्राफी वाइल्ड, ये चैनल आपको देखना चाहिए। डिस्कवरी, जहाँ तक मेरा कहना है कि डिस्कवरी एक बहुत ही अच्छा चैनल है जो कि मैं खुद देखता हूँ, तो ये भी आपको देखना चाहिए। इधर आपको क्या बताया जाएगा? एनिमल्स के हैबिट्स के बारे में बताएगा, फीडिंग हैबिटेट्स यानी कि एनिमल्स क्या क्या चीज़ खाना पसंद करते हैं, कैसे वो खाते हैं। इधर आपको जैसे कि एनिमल्स, फ्रॉग यानी कि मेंढक, सांप, बर्ड्स पक्षी, मॉस्किटोज मच्छर, बटरफ्लाइज तितलियाँ, इन सब के बारे में आपको इधर बताया जाएगा। ओके, सो ये चैनल्स आप देखना ना भूलें प्लीज़, इसे ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छे चैनल्स हैं, नेचुरल ज्योग्राफी वाइल्ड और डिस्कवरी। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट फ्रॉम योर ओन ऑब्जर्वेशन। आपको खुद का ऑब्जर्वेशन कर ये आपको ये चार्ट जो है कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट है हमारा अडेप्टेशन, यानी कि क्या क्या इनके अंदर चीज़ें चेंजेस हुई हैं, कौन से एनिमल्स है ये। यूज़ ऑफ अडेप्टेशन, यानी कि इनके अंदर ये जो चेंजेस आए हैं उनका क्या यूज़ है। तो फ्रेंड्स, अभी देखो शार्प टीथ, तो शार्प टीथ अभी किसके अंदर आए हैं? शार्प टीथ आए हैं। शार्प टीथ किसको होते हैं? कौन से एनिमल को होते हैं? लायन को होते हैं और टाइगर को होते हैं। शेर को होते हैं और लायन को होते हैं। ओके, लायन, टाइगर। और इसका ये शार्प टीथ की ज़रूरत क्या है? यूज़ ऑफ अडेप्टेशन मीन्स ये जो शार्प टीथ इन्हें मिले हैं, इनकी ज़रूरत क्या है इन्हें? टू टेयर द फ्लैश, यानी कि जो मांस होता है, फ्लैश, मटन, उसे फाड़ कर खा सकने के लिए। ओके, ये खाते हैं ना मटन, इसीलिए शार्प टीथ की इन्हें ज़रूरत है। सेकेंड हमें दिया गया है लॉन्ग एंड पॉइंटेड बिक। बिक यानी कि चोंच, तो लंबी और एकदम नुकीली चोंच किसकी होती है? कौन सा एनिमल की होती है? इधर तो नहीं दिया गया, हमें इधर लिखना है। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने आपके लिए इधर लिखा है पूरा, तो देख सकते हो फ्रेंड्स, देखो शार्प टीथ किसके होते हैं? लायन और टाइगर के होते हैं। किस लिए होते हैं?
ताकि वो मांस को फाड़ कर खा सके। ओके, लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक यानी कि लंबी और नुकीली चोंच किसकी होती है? किंगफिशर की होती है और क्रेन की। किंगफिशर आपकी इधर पिक्चर देख सकते हो किंगफिशर का, किंगफिशर आपको इधर ऊपर ही मिल जाएगा, ये है किंगफिशर। तो देखो कितनी लंबी है इसकी चोंच और कितनी पॉइंटेड है। तो वो किसकी होती है? किंगफिशर की होती है और क्रेन की होती है। क्रेन भी एक बर्ड का नाम है। तो ये किस लिए होती है? टू कैप्चर द फिश फ्रॉम वाटर, ताकि ये फिश खा सके, कैप्चर कर सके, पकड़ सके वाटर से। शॉर्ट बिक, छोटी चोंच किसकी होती है? स्पैरो की होती है, जो कि आप जानते हो स्पैरो को, वो भी एक बर्ड है। किस लिए होती है? टू पिक ग्रेन्स, ताकि वो ज़मीन पर से दाने उठा सके। लॉन्ग एंड स्टिकी टंग किसकी? एकदम लंबी और एकदम चिपचिपी जबान होती है। कौन सा एनिमल की होती है? फ्रॉग की होती है और गार्डन लिजार्ड की। फ्रॉग यानी कि मेंढक और गार्डन लिजार्ड जो गार्डन में छिपकली पाई जाती है। किस लिए होती है? टू कैच इंसेक्ट्स फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस, दूर से वो इंसेक्ट्स को कैच कर सके, पकड़ सके, इसीलिए उनकी एकदम लॉन्ग और स्टिकी टंग होती है। लॉन्ग नेक किसका होता है? लंबा। कौन सा एनिमल का होता है? जिराफ। क्यों होता है? ये किस चीज़ के लिए एडेप्टेशन हुआ है? टू ईट लीव्स फ्रॉम टॉप ऑफ द ट्री, ताकि वो लीव्स खा सके ट्रीज़ के ऊपर के। होप सो समझ में आ गया होगा, जल्दी से लिख लीजिए आपके टेक्स्ट बुक में। तो फ्रेंड्स हमारा जो टॉपिक है वो है अभी एडेप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विद सराउंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब क्या है ना फ्रेंड्स? मिल जाना, मिक्स, कंबाइन हो जाना। तो ऐसा कैसा एडेप्टेशन आया? तो क्या एडेप्टेशन आया इन एनिमल्स और इन बर्ड्स के अंदर कि वो हमारे सराउंडिंग के साथ क्या हो गए? मिक्स हो गए। क्या हो गए? मिक्स हो गए, कंबाइन हो गए। तो देखते हैं वो एडेप्टेशन के बारे में। वी कैन नॉट ईजिली स्पॉट कलरफुल बटरफ्लाइज, लिजार्ड एंड ग्रासहॉपर्स। तो हम आसानी से रंग बिरंगी तितलियाँ, छिपकली और ग्रासहॉपर, ग्रासहॉपर आपने देखा होगा ग्रीन कलर का होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम इजीली देख नहीं पाते, मतलब फटक से हम इन्हें अच्छी तरीके से देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ये हमें दिखते ही नहीं। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि इनका जो कलर है हमारे सराउंडिंग के साथ मिलता है और ये सराउंडिंग में क्या हो जाते हैं? कंबाइन हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। दे गेट कोमोफ्लैग्ड एडमिस्ट ग्रासेस। तो कोमोफ्लैग्ड यानी कि क्या? देखो आपने मिलिट्री देखी होगी। मिलिट्री जो है अपना ड्रेस ग्रीन कलर का क्यों रखते हैं? क्योंकि जो हमारा सराउंडिंग है, हमारा जो नेचर है वो ग्रीन कलर का है। जैसे कि ग्रासेस, अगर कोई हमला करने आता है वो ग्रास में छुपेंगे और उनके कपड़े भी ग्रास से मैच होंगे, तो वो हमारे सराउंडिंग में क्या हो जाएंगे? मैच हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। इसीलिए कोई भी जो उन्हें पकड़ने आएगा तो जल्दी नहीं देख पाएगा, उन्हें ईजिली स्पॉट नहीं कर पाएगा। उसे कोमोफ्लैग कहते हैं। एमिड्स मतलब बिटवीन। तो क्या हो जाते हैं? ये सारे जो बटरफ्लाइज है, लिजार्ड, ग्रासहॉपर्स, ये क्या हो जाते हैं? ग्रास के बीच में मिक्सड हो जाते हैं, कोमोफ्लैग्ड हो जाते हैं। प्लांट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक स्टेम, लीव्स, फ्लावर एक्सेट्रा, दैट इज बिकॉज द कलर ब्लेंड विद दोज ऑफ द सराउंडिंग। क्यों? क्योंकि ग्रासहॉपर हरा कलर का होता है फ्रेंड्स, एक तरीके का टिड्डा होता है। तो वो क्या होता है? हरा कलर का होता है। हरा कलर का क्या? अभी स्टेम भी हरा कलर का होता है हमारा ट्री प्लांट का। लीव्स भी हरे कलर के होते हैं, कुछ कुछ फ्लावर्स भी हरे कलर के होते हैं। तो ये क्या होता है? हमारे सराउंडिंग के साथ मैच हो जाता है, इसीलिए हमें दिखता नहीं है, ये बोला गया है। ओके, ब्लेंड मीन्स मिक्स हो जाना। चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द वेरियस ऑर्गन्स एंड लाइफ प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट एनेबल देम टू लिव, फीड, रिप्रोड्यूस और पर्टिवेट देमसेल्फ एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ। तो गाइस ये सारे जो चेंजेस आते हैं ऑर्गन्स में, हमारे लाइफ प्रोसेस में, जो हमारे लाइफ के प्रोसेस होते हैं जैसे कि फीडिंग, खाना खाना, रिप्रोड्यूस करना, ये सारे लाइफ के प्रोसेस में जो भी चेंजेस आते हैं, ग्रेजुअल चेंजेस, स्लोली जो चेंजेस आते हैं लाइफ के प्रोसेसेस में ऑर्गेनिज्म के, दैट एनेबल्स देम टू, जिसकी मदद से हमें अच्छे से हम जी सकते हैं, खा सकते हैं, रिप्रोड्यूस पैदा कर सकते हैं और परपेट्यूएट देमसेल्फ, यानी कि ऐसे ही हम करते रहेंगे ये सारी चीज़ें, अपनी लाइफ कीप गोइंग मीन्स चलते रहेंगे, परपेट्यूएट यानी कि कीप गोइंग। तो ऐसे ही हम करते रहने के लिए, एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ, और हमारे आप को बचा कर रखने के लिए फ्रॉम एनिमीज़, हमारे दुश्मनों से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके, इन स्पेसिफिक सराउंडिंग, कोई सराउंडिंग में
डिपेंडिंग अपॉन द हैबिटेट एंड इट्स जोग्राफिकल कंडीशन आर कॉल्ड एडेप्टेशन। तो सराउंडिंग हमारे तो ये सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड है, हमारे हैबिटेट यानी कि हम किस जगह पर रह रहे हैं, और जोग्राफिकल कंडीशन, उधर का एयर कैसा है, उधर का वाटर कैसा है, वो उसके ऊपर डिपेंड कर हमारे ऊपर ये सारी चीज़ों को हम अडेप्टेशन कहते हैं। जैसे कि अभी देखो जिराफ रह रहा है कैमल का एग्जांपल ले लेता हूँ। कैमल रह रहा है राजस्थान में, उसके लंबे लंबे लेग है, उसकी स्किन एकदम थिक है ताकि पानी ज़्यादा लूज़ ना कर सके सन के इवोपरेशन से, तो वो ज़्यादा पानी लूज़ नहीं करता, यानी कि ज़्यादा पानी नहीं खोता, क्यों, उधर ऑलरेडी पानी की कमी होती है, इसीलिए वो पानी स्टोर कर रखता है, इसीलिए। तो ये सारे चेंजेस जो है उसके अंदर, ये सारे वो सूटेबल हो चुका है, वो जी पा रहा है उधर। तो ये सारे जो चेंजेस होते हैं स्लोली ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिसके वजह से वो रीजन में, वो पर्टिकुलर रीजन में, वो हैबिटेट में वो रह पा रहा है, तो उस चेंजेस को ही हम अडेप्टेशंस कहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, आपको रिमेंबर करना। और गाइस अडेप्टेशन डिपेंड है हमारे जोग्राफिकल कंडीशन पर और हैबिटेट पर, किस जगह पे रह रहे हैं और कैसे कैसे उधर क्लाइमेट है, वो उस पर ही अडेप्टेशन आएगा, क्योंकि जिस चीज़ की कमी रहेगी वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर आने की कोशिश करेगी, तो वो डिपेंड होगा हमारे हैबिटेट पर। जिस चीज़, देखो अभी हम रह रहे हैं किधर, अभी हम रह रहे हैं इंसानों की बस्ती में, हमें जो चीज़ों की कमी है, जैसे कि हमें अभी कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो, एनिमल्स का, बर्ड्स का, उन्हें जो भी चीज़ की कमी रहेगी उसके लिए वो ट्राई करेंगे। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल देखा था पहले ही जिराफ का, तो जिराफ का आपने देखा होगा, पहले जिराफ की जो नेक थी वो इतनी बड़ी नहीं थी, पर आते आते जैसे ही ग्रास क्लियर होता गया तो उसको बहुत ही तकलीफ हुई, फिर उसके अंदर अडेप्टेशन आया। तो वो जो हैबिटेट यानी कि जो एरिया में हम रह रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि उधर क्या हो रहा है। उधर ग्रास नहीं था, इसीलिए उसकी जो नेग है वो ट्राई किया, ऊपर के झाड़ खाने लगा वो बाद में, इसीलिए उसके अंदर अडेप्टेशन आने लगा। ऑलवेज रिमेंबर, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, अडेप्टेशन इज़ नॉट अ सडन प्रोसेस। अडेप्टेशन जो है एक सडन प्रोसेस नहीं है, जल्दी होने वाला प्रोसेस नहीं है, इट इज़ ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस। तो अडेप्टेशन जो है स्लोली होगा, ग्रेजुअल यानी कि स्लोली होगा वो प्रोसेस, और वो प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, होते रहेगा। डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस ऑफ प्रेजेंट डे एनिमल्स एंड एनिमल्स ऑफ 1000 years ago आर द अडेप्टेशन दैट अकर्ड अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग कंडीशंस। तो जो भी आपने डिफरेंस देख रहे हो स्ट्रक्चर में और उनके अपीयरेंस में, उनके स्वभाव में, आज के एनिमल में वो कैसे रह रहे हैं, और पहले 1000 years पहले वो कैसे रहते थे, 1000 year पहले वो अलग तरीके से रहते थे, और आज उनका स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया, अपीयरेंस भी, इनके अंदर चेंजेस आ गए हैं, उस चेंजेस को ही हम अडेप्टेशंस कहते हैं। और ये अडेप्टेशन क्यों अकड़ हुए, आज की कंडीशन प्रिवेलिंग यानी कि करंट कंडीशन की वजह से, क्योंकि चेंजेस आने लगे हमारे सराउंडिंग में, तो उन्हें भी सराउंडिंग के हिसाब से चेंज होना पड़ा। इट इज़ आवर ड्यूटी टू कंजर्व द डाइवर्सिटी, तो उनकी डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना, ये हमारी ड्यूटी है। वो वैरायटी को हमें बचा कर रखना है, किसी भी चीज़ को हार्म नहीं करना। अभी हम डार्विन्स थियोरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। डार्विन्स एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, ग्रेट साइंटिस्ट हैं, चार्ल्स डार्विन, अ बायोलॉजिस्ट। चार्ल्स डार्विन इनका पूरा नाम है और बायोलॉजिस्ट है ये। स्टडीज़ न्यूमरस टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उन्होंने बहुत सारे टाइप्स के, न्यूमरस मीन्स बहुत सारे टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ा, और सजेस्ट किया कि दैट ओनली दोज ऑर्गेनिज्म आर लाइकली टू सर्वाइव विच कैन बेस्ट अडेप्ट देमसेल्फ टू अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो उन्होंने ये भी बताया कि वही ऑर्गेनिज्म जीने लायक है जो ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, जैसे हमारा पर्यावरण चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से ऑर्गेनिज्म के अंदर भी अडेप्टेशन आना चाहिए, वही ऑर्गेनिज्म जी पाएगा। अगर हमारे एनवायरनमेंट में चेंज आ गया और ऑर्गेनिज्म वैसा का वैसा ही रह गया, तो वो क्या जी पाएगा? नहीं। चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ हमारे ऑर्गेनिज्म को भी चेंज होना है। जैसे कि जिराफ का ही एग्जाम्पल आप वापस देख लो, जब नीचे की ग्रास एकदम क्लियर होने लगे ड्यू टू पॉपुलेशन, अगर वो अपने अंदर चेंजेस नहीं लाता, जिराफ ऊपर के झाड़ नहीं खाने लगता, पहले तो वो नीचे की ग्रास खाता था, अगर ऊपर के झाड़ नहीं खाता, ऊपर के लीव्स नहीं खाता, तो क्या वो जी पाता? नहीं, वो भूखा रहता। पर उसने अपने अंदर चेंजेस लाए
और नीचे के ग्रास के बदले उसने ऊपर के ट्रीज खाने स्टार्ट किए। तो यही कहा है चार्ल्स डार्विन ने कि जो ऑर्गेनिज्म हमारे चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ चेंज होता रहेगा वही जीने के लायक है। दिस इज कॉल्ड थियोरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो इसे किसकी थियोरी कहते हैं? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थियोरी कहते हैं। दिस इज डार्विन्स फर्स्ट प्रिंसिपल। ये डार्विन्स की फर्स्ट प्रिंसिपल है। डार्विन्स की पिक्चर आप देख सकते हो इधर। If an organism is born with a new beneficial characteristic and is able to survive, the change is preserved in the next generation. अगर कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर बेनिफिशियल यानी कि अच्छे कैरेक्टरिस्टिक, अच्छे चीज़ें हैं, अच्छे चीज़ों के साथ, अच्छे कैरेक्टरिस्टिक के साथ वो बॉर्न हुआ है और वो सर्वाइव करने के लिए और वो सर्वाइव के काबिल है, दिस चेंज इज प्रिजर्व्ड इन द नेक्स्ट जनरेशन। तो अगर ऑर्गेनिज्म अच्छे कैरेक्टरिस्टिक के साथ जन्म लेता है जो उसके सराउंडिंग के साथ मैच हो सके, वो अगर अच्छे तरीके से वो बॉर्न होता है, उसके अंदर बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो जीने के लायक भी रहेगा और एनवायरनमेंट के लायक भी रहेगा क्योंकि उसके अंदर नए नए बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है। और दिस चेंजेस इज प्रिजर्व्ड इन द नेक्स्ट जनरेशन। और आने वाले जनरेशन में भी, आने वाले समय में भी वैसे ही चेंजेस हमें दिखाई देंगे नेक्स्ट जनरेशन में। दिस इज डार्विन सेकेंड प्रिंसिपल। ये डार्विन्स की सेकेंड प्रिंसिपल है एंड इज कॉल्ड द थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और इसे हम किसकी थियोरी कहते हैं? नेचुरल सिलेक्शन की। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे डिवाइड किया गया, कैसे क्लासीफाई किया गया वो हम देखेंगे। लेट्स रिकॉल वाई आर लिविंग थिंग्स क्लासीफाइड। क्यों लिविंग थिंग्स को क्लासीफाई किया जाता है, ग्रुप्स में क्यों डिवाइड किया जाता है? वाई विच आर द क्राइटेरिया यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स को डिवाइड करने के लिए ग्रुप में क्या क्राइटेरिया, किस बेसिस पर, किस जजमेंट पर उन्हें क्लासीफाई किया जाता है, कैसे उन्हें क्लासीफाई किया जाता है, किस ग्रुप में उन्हें डाला जाता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू स्टडी एंड रिमेंबर ऑल द ऑर्गेनिज्म इन द डाइवर्स लिविंग वर्ल्ड एट द सेम टाइम। तो दोस्तों हर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना और हर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में याद रखना ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ये क्यों डिफ़िकल्ट है? क्योंकि ये जो हमारी दुनिया है बहुत बड़ी है और बहुत सारे वैरायटी के एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं सेम और सेम समय पर, तो हम इनको याद नहीं रख सकते एक तरीके से। अगर हम इनके बारे में पूरा पढ़ेंगे तो इन्हें क्लासीफाई करके याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जिससे हमें हेल्प होगी। क्लासिफिकेशन हेल्प इन दिस रिस्पेक्ट। तो क्लासिफिकेशन हमें ये रिस्पेक्ट में हेल्प करता है। डिफरेंट साइंटिस्ट हैव यूज डिफरेंट क्राइटेरिया एंड इंडिपेंडेंटली क्लासिफाइड एनिमल एंड प्लांट्स। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग बेसिस पर, अलग अलग अपने जजमेंट पर, अपने खुद की मर्जी से एनिमल्स और प्लांट को ग्रुप में डिवाइड किया है। A hierarchy is formed in the classification that starts with kingdom Animalia and kingdom Plantae। तो एक हायरार्की बनी क्लासिफिकेशन पर जो स्टार्ट हुई किंगडम एनिमलिया और किंगडम प्लांटे से। फर्दर ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स आर फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन बेसिक सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। तो उसके अंदर फिर ग्रुप्स बनाए गए, फिर ग्रुप्स के अंदर छोटे ग्रुप्स बनाए गए डिपेंडिंग अपॉन तो ग्रुप्स यानी कि 10 जन का एक ग्रुप है समझ लो एक एग्जाम्पल के लिए। सब ग्रुप का मतलब क्या? उन 10 जन के ग्रुप के अंदर से ही 5 जन का ग्रुप। ओके, देखो एक बड़ा सा ग्रुप बना है आपके पूरे ग्रुप स्कूल का, और उसमें से आपके फ्रेंड्स ने एक अलग ग्रुप बना लिया। तो ग्रुप्स और सब ग्रुप्स, बड़े ग्रुप और उसमें से छोटे ग्रुप, उसमें से ही छोटे ग्रुप्स को सब ग्रुप्स कहते हैं। तो ये सब ग्रुप्स बनाए गए, छोटे ग्रुप्स बनाए गए, किसके ऊपर डिपेंड कर किसके जजमेंट पर? क्या देखा गया, क्या सिमिलैरिटीज़ और क्या डिफरेंसेस है एनिमल्स और प्लांट्स में, क्या सेम चीज़ है और क्या डिफरेंस है, उस पर उन्होंने क्लासीफाई किया। दिस इज़ कॉल्ड द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। इसे हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बाय कार्ल लिनानियस। तो अभी हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। कार्ल लिनानियस के इसे किसने लिखा है? कार्ल लिनानियस ने। इमेजिन दैट देयर आर 4 स्टूडेंट्स विद अ नेम कबीर और किरण इन अ क्लासरूम। तो आपको इमेजिन करना है, चाहे आप कबीर नाम ले लो, चाहे आप किरण नाम ले लो। समझो आप कबीर नाम के आपकी क्लास में 4 स्टूडेंट्स हैं, कबीर नाम के आपके क्लासरूम में। ओके, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी वन ऑफ देम, ओके, अगर आप किसी एक के बारे में बात करना चाहते हो, हाउ वुड यू इंश्योर दैट अदर्स नो विच वन ऑफ देम यू आर टॉकिंग अबाउट विदाउट एनी कन्फ्यूजन।
तो देखो 4 बच्चे हैं कबीर नाम के, और आपको किसी एक को बुलाना है, किसी एक के बाद को कॉल देना है, तो कैसे आप उसे बुलाओगे? और दूसरों को भी और दूसरे जो 3 कबीर रहेंगे उनको भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि क्या हमें बुला रहा है कि उसे बुला रहा है, कि हमें बुला रहा है मुझे जाना चाहिए कि उसे, क्योंकि कबीर नाम के तो 4 है, किसको बुलाओगे आप? अगर आपको एक को बुलाना है, एक वाले कबीर को बुलाना है, तो आप कैसे उसको बुलाओगे कबीर को? और दूसरों को कन्फ्यूजन भी नहीं होना चाहिए, खाली वही कबीर को मालूम पड़ना चाहिए कि हम उसे ही बुला रहा है। तो क्या करोगे उसके लिए आप? वी विल टेल द फुल नेम, दैट इज़ द फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम। तो उसके लिए हम उसका सरनेम भी लेंगे और उसका नाम भी लेंगे। दिस इज़ सिमिलर टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो हमें उसके लिए उसका फुल नेम लेना पड़ेगा। सारे कबीर हैं पर उनका सरनेम तो चेंज होगा ना, तो वैसे ही हमें उनका सरनेम लेना पड़ेगा, फुल नेम लेना पड़ेगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों लेना पड़ेगा। तो यही है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। आप समझ गए होगे अभी। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में 2 नाम दिए जाते हैं, एक होता है उनका साइंटिफिक नेम और एक होता है, एक उनका नॉर्मल नेम होता है और एक साइंटिफिक नेम भी उन्हें दिया जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, ताकि हम उनकी पूरी जाति में से किसी एक को पहचान सके। ओके, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ईच ऑर्गेनिज्म। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का हम यूज़ करते हैं एक ऑर्गेनिज्म को फाइंड आउट करने के लिए। ईच मीन्स एक ऑर्गेनिज्म को फाइंड आउट करने के लिए। अकॉर्डिंगली अ साइंटिफिक नेम हैज़ बीन असाइन टू ईच ऑर्गेनिज्म। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हर एक एनिमल को हम एक साइंटिफिक नेम दिए हैं, असाइन किए हैं देना। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। तो वो साइंटिफिक नेम 2 पार्ट्स का है, कंसिस्ट 2 पार्ट से बना है। द फर्स्ट पार्ट इज जेनस एंड सेकेंड स्पीशीज। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा जेनस और सेकेंड है स्पीशीज। All identified organisms have been assigned a binomial name as per the guidelines of the International Code of Nomenclature. तो जो भी आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म है जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है, हर एक एनिमल को हमने एक बाइनोमियल नेम दिया गया उनको एक हमने बाइनोमियल नेम दिया है। किसके गाइडलाइंस पर? इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर के गाइडलाइंस पर हमने इनको नाम दिया है। All the organisms of a species are so similar that irrespective of differences in color, height, habits and habitats. तो देखो जो species यानी कि मतलब जाति, तो सारे देखो all the organisms of a species are so similar। तो एक ही जाति के एनिमल्स जो होते हैं, एक ही जाति के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेम ही होते हैं, पर उनके अंदर चेंजेस किस में होता है? सिर्फ कलर चेंज होता है, उनका हाइट चेंज होती है, हैबिटेट्स चेंज होती है। हैबिटेट्स मीन्स वो कहाँ रह रहे हैं, और हैबिट्स उनके क्या क्या हॉबी है वो चेंज होगी, उनकी हैबिट चेंज होगी। बट उनका जो जाति है वो बाकी सारा सेम रहेगा, बाकी कलर, हाइट्स और हैबिटेट ही चेंज होगी। जैसे कि डॉग की जाति, सारे टाइप के डॉग जो है आपको एक जैसे ही दिखेंगे, बस उनका कलर चेंज रहेगा तो कोई छोटा बड़ा रहेगा हाइट में, या कोई वो दूसरे प्लेस पे रहेगा, या किसी आदत किसी की भौंकने की रहेगी, किसी की नहीं रहेगी। हैबिट्स तो वैसे ही इनमें सिर्फ यही डिफरेंस रहेगा, बाकी और कुछ नहीं रहेगा। बाकी इनकी जो जाति रहेगी वो सेम ही रहेगी, सारे ऑर्गेनिज्म सेम ही रहेंगे एक जाति में। दे कैन रिप्रोड्यूस अमॉन्ग देमसेल्फ एंड फॉर्म न्यू इंडिविजुअल लाइक देमसेल्फ। तो वो अपने बीच में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और उनके ऐसे ही न्यू इंडिविजुअल्स यानी कि बच्चे बर्थ हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल डोमेस्टिक कैट्स इन दी वर्ल्ड बिलोंग टू सेम स्पीशीज। एक एग्जाम्पल दिया गया है, जो भी डोमेस्टिक कैट्स है यानी कि घर में जो हम कैट पालते हैं डोमेस्टिक कैट्स, वो पूरे एक ही जाति के हैं, पूरे वर्ल्ड में उन्हें एक ही जाति का कहेगा। आप देखोगे अभी एक आपकी एक कैट होगी, आप घर में पाल रहे होगे, सपोज आपकी कैट को देखना और आपको रोड पर एक कैट दिखेगी घूमती हुई, तो वो भी सेम रहेगी, बस रहेगा तो कोई काली रहेगी या कोई वाइट रहेगी। उनमें कलर चेंज रह सकता है, हाइट भी चेंज रह सकती है, पर उनका लगभग दिखना तो सेम ही रहेगा। द सेम इन ट्रू इन द केस ऑफ एनिमल्स लाइक हैन, काउ, डॉग एक्सेट्रा। तो ये जैसे कैट है वैसे ही इन सारी हैंस, काउ, डॉग इन सारे जातियों में भी होगा। एंड प्लांट्स लाइक मैंगो, वीट, मेज, और प्लांट्स में भी वैसे ही है, मैंगो का प्लांट, वीट और मेज का प्लांट भी वैसे ही। आप हैन को भी देखोगे, हैन मुर्गियों का कलर चेंज रहेगा दूसरे पर सब एक जैसे ही दिखेंगे। काऊ भी वैसे ही, डॉग भी वैसे ही रहेंगे। ओके,
फॉलोइंग आर सम एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम किंगडम प्लांट एंड किंगडम एनिमलिया। तो कुछ एनिमल्स को लिया गया किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिम, कुछ एग्जांपल्स लिए गए हैं ऑर्गेनिजम्स के किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमलिया से। क्लासिफाइड बाय द बाइनोमियल मेथड ऑफ नोमेनक्लेचर। तो इन्हें क्लासिफाइड किया गया है बाइनोमियल मेथड से नोमेनक्लेचर के। तो इनका आपको साइंटिफिक नाम दिया गया है लिविंग थिंग। लिविंग थिंग कौन सा है? डॉग। डॉग का साइंटिफिक नेम क्या है? कैनिस लूपस फैमिली है, ये याद रखना आपको। हाँ, काव का साइंटिफिक नाम क्या है? बोस्टोरस। तो काव का साइंटिफिक नेम बोस्टोरस। हिबिस्कस का साइंटिफिक नेम हिबिस्कस रोसा सिनेंसिस। जवार का साइंटिफिक नाम क्या है? सोरगम बाइकॉलर। तो देखो ये आपको है, फाइंड आउट द साइंटिफिक नेम्स ऑफ अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स इन योर सराउंडिंग एंड डिस्कस इन क्लास। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ये सारे साइंटिफिक नेम्स दूसरे एनिमल्स के भी ऐसे ही फाइंड आउट करने हैं और प्लांट्स के आपके जो सराउंडिंग में दिखेंगे आपको, और डिस्कस करना है। 29 अप्रैल इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड फ्रॉग प्रोटेक्शन डे। तो 29 अप्रैल हम किसके लिए सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड फ्रॉग प्रोटेक्शन डे मीन्स हमें फ्रॉग वर्ल्ड में पूरे सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड फ्रॉग यानी कि मेंढक, उसको प्रोटेक्शन देने का डे हम मनाते हैं। किलिंग और हार्मिंग फ्रॉग्स इज प्रोहिबिटेड बाय द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो जो फ्रॉग यानी कि मेंढक को मारना और उसे नुकसान पहुंचाना किसी भी तरीके का, ये प्रोहिबिटेड है, ये बैंड हो गया है। किधर बैंड हुआ है? किसने बैंड किया है इसे? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ने इसे बैंड किया है, क्योंकि इसे मारना या हार्म करना बहुत ही गलत है। एवरी ऑर्गेनिज्म इज़ अ पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड और पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, तो हमें किसी को मारना नहीं चाहिए। तो 29 अप्रैल किसके लिए हम सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड फ्रॉग प्रोटेक्शन डे। प्रोटेक्ट करने का मैसेज हम स्प्रेड करते हैं, इसीलिए। अगर आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा तो ज़रूर याद रखना 29 अप्रैल। ओके, याद रखना। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा चैप्टर खत्म हो गया, इसके क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो मैं जल्दी ही आपके लिए ला रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल अब्दुल एडुकेयर।